नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका प्रेप लर्न पर। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। आइए आगे बढ़ते हैं। साथियों, आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने जा रहे हैं, एक ऐसे राजा की बात करने जा रहे हैं जहां पर जनता ने ही राजा को सूली पर चढ़ा दिया। ये एक ऐसी क्रांति थी जहां से समानता और बंधुता की भावना ने जन्म लिया। ऐसा हुआ था फ्रांस की क्रांति में। आज हम फ्रांस की क्रांति के बारे में जानेंगे। क्या फ्रांस की क्रांति के कारण थे, सामाजिक कारण क्या थे, आर्थिक कारण क्या थे, क्या राजनीतिक कारण थे, क्या तात्कालिक कारण थे, इन सभी के बारे में देखेंगे और कैसे ये क्रांति फैलती चली गई और इसके क्या प्रभाव रहे। साथियों, आपको एक चीज़ तो पता ही होगी कि औपनिवेशिक काल में जहां इंग्लैंड एक तरीके से अमेरिका के ऊपर नियंत्रण किए हुए था, तो फ्रांस का नियंत्रण कनाडा के ऊपर था। ये दोनों ही देश एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा में लगे हुए थे और कहीं न कहीं उपनिवेश बनाते रहते थे। भारत में भी आपने देखा ही होगा कि जब अंग्रेजों ने पूर्ण नियंत्रण स्थापित किया, उससे पहले फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच कई संघर्ष हुए थे। जब अंग्रेजों के विरुद्ध एक क्रांति की गई थी अमेरिका में, तो उस समय फ्रांस के राजा ने काफ़ी मदद की थी अमेरिका की अंग्रेजों के विरुद्ध। लेकिन अमेरिका की क्रांति एक विकसित होते समाज के द्वारा की गई क्रांति थी और चूंकि इसकी मदद की थी फ्रांसीसियों ने, तो फ्रांसीसियों में भी एक आज़ादी की भावना ने जन्म ले लिया था। इसके बाद 1789 में फ्रांस की क्रांति की गई, परंतु यह क्रांति फ्रांस की जनता के द्वारा अराजकता के विरुद्ध की गई थी। यदि हम इस क्रांति की पृष्ठभूमि में जाएं, तो फ्रांस में राजतंत्र हुआ करता था। यहाँ पर बर्बन वंश का शासन था, जिसके राजा जो होते थे वो अपने नाम से पहले लुइस लगाया करते थे। ये सभी शासक निरंकुशता एवं गलत फैसलों के प्रतीक माने जाते हैं। 1789 में जो फ्रांस में क्रांति हुई, उसके कई कारण थे, जिनमें आर्थिक कारण, सामाजिक कारण और तात्कालिक कारण प्रमुख थे। फ्रांस के जो शासक थे वो बहुत ही निरंकुश थे और ये अपने नाम से पहले लुइस लगाते ही थे और इनका मानना था कि इनके द्वारा कही हुई बात ही कानून है। जब अमेरिका की क्रांति हो रही थी, उस समय लुइस 14 ने 7 वर्षीय युद्ध लड़ा। ऑस्ट्रिया में होने वाले उत्तराधिकार के युद्ध में भी फ्रांस ने भाग लिया और इन सभी युद्धों में भाग लेने से फ्रांस आर्थिक रूप से तंगी में डूब चुका था। ये राजा सिर्फ अपने गौरव के लिए कार्य करते थे, अपने गर्व के लिए कार्य करते थे। ये जनता के ऊपर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। लुइस 15 और लुइस 16 के समय स्थितियां और बद से बदतर हो गई। लुइस 16 की जो पत्नी थी वो ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। उसके खर्च इतने अधिक हुआ करते थे कि उसकी इच्छाओं के अनुसार ही फ्रांस की जनता पर कर लगाया जाता था। फ्रांस में उस समय सामंतवाद की स्थिति भी हुआ करती थी। एक केंद्रीय राजा के अधीनस्थ कई राजा थे जो फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों में शासन करते थे। ये अपना स्वयं का कानून चलाते थे और कर वसूल करते थे। यह सभी अभिजात वर्ग से आते थे और इनमें भ्रष्टाचार कूट कूट कर भरा हुआ था। यह जनता पर अत्याचार करते और इनका पद भी आनुवंशिक हो चुका था। इस प्रकार फ्रांस में ना ही एक प्रशासनिक ढांचा था और ना ही एक संपूर्ण कानून था जिससे जनता का शोषण रोका जा सके। इन आर्थिक कारणों के अतिरिक्त कुछ सामाजिक कारण भी थे, जिसने समाज में एक बदलाव की भावना को जन्म दिया। फ्रांस का समाज 3 अलग अलग वर्गों में विभाजित हुआ करता था। प्रथम वर्ग में पादरी वर्ग आता था। कुल जनसंख्या का मात्र 1 से 2% हुआ करता था, लेकिन समाज में सबसे बड़ा रुतबा इन्हीं का था। द्वितीय वर्ग में कुलीन और अभिजात्य वर्ग के लोग आते थे। इनकी भी जनसंख्या समाज की जनसंख्या के सिर्फ 1 से 2% तक ही थी। और तृतीय स्तर पर आते थे सामान्य लोग। उनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग 95 से 96% थी। परंतु समाज का ढांचा इस प्रकार था कि चर्च का शासन ही उस समय सबसे ज़्यादा प्रभावी था। पादरी लोग ही शासन में प्रमुख हस्तक्षेप करते थे। समाज में जमीनों के एक बड़े हिस्से पर इन्हीं का नियंत्रण हुआ करता था और ये स्वयं के द्वारा भी कर लगाते थे।
और इस पादरी वर्ग में भी दो विभाजन था, एक सीनियर हुआ करते थे और एक जूनियर। जो जूनियर वर्ग होता था वो आम जनता का समर्थन करता था। द्वितीय वर्ग में आने वाले अभिजात्य वर्ग के लोगों का भी समाज पर एक बड़ा नियंत्रण था। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो सिर्फ 4 से 5 लोग पूरी लगभग 95 से 96% जनसंख्या के ऊपर कंट्रोल किए हुए थे। तृतीय वर्ग में आम जनता आती थी, जिसमें कुछ व्यापारी, शिल्पी इत्यादि भी शामिल होते थे। इस तृतीय वर्ग में दो विभाजन था, एक मध्यम वर्ग का और दूसरा निम्न वर्ग का। इस प्रकार फ्रांस का पूरा समाज एक असमानता से व्याप्त समाज था। फ्रांस का ये मध्यम वर्ग बहुत ही मेहनती था और इसने आर्थिक स्थिति में थोड़ा बहुत बदलाव किया था, समाज में थोड़ी सी प्रगति आने लगी थी। परंतु राजा ने ऐसा कर अभियान चलाया कि यह मध्यम वर्ग काफ़ी निराश हो गया। राजा की आर्थिक नीतियां खराब होने के कारण आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब रहने लगी। व्यापारी वर्ग और शिल्पी वर्ग में वसूले जाने वाले कर को लेकर काफ़ी रोष व्याप्त हो गया था। मंदी की स्थिति के कारण स्थितियां और बद से बदतर हो गई। फ्रांस की क्रांति के पीछे एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण एक और था, वो था दार्शनिक कारण। इस समय फ्रांस में कई दार्शनिक विचारक उत्पन्न हुए, ना सिर्फ फ्रांस में बल्कि पूरे यूरोप में भी, और इन्होंने इस तरीके के विचार व्यक्त किए कि जन कल्याण की भावना सर्वोपरि होनी चाहिए। इसी समय फ्रांस में रूसो जैसे विचारक हुए, जिन्होंने राज्य की कर लगाने के अधिकार को ही गलत बता दिया और कहा कि जनता द्वारा राजा को समझौते के तहत शक्तियां दी गई हैं और इन शक्तियों का उद्देश्य जनता का कल्याण करना होना चाहिए, ना कि कर लगाना। नेपोलियन ने कहा कि यदि रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। रूसो के दार्शनिक विचारों ने पूरे फ्रांस में जागरूकता फैलाई। इसी समय कुछ ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई जिसने समाज में क्रांति की भावना को पूरी तरीके से जागृत कर दिया। फ्रांस में एक परंपरा थी कि तीनों वर्ग आपस में एक मीटिंग किया करते थे और लंबे समय से ऐसी कोई मीटिंग नहीं हुई थी। लगभग 175 वर्षों तक लुईस 14 के बाद से ही कोई मीटिंग होनी बंद हो गई थी। 1789 में एक ऐसी ही मीटिंग ऑफ स्टेट्स बुलाई गई। तीनों वर्ग इस मीटिंग में अपने अपने उद्देश्य से शामिल हुए। जहां राजा अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहता था, तो वहीं कुलीन वर्ग भी अपनी स्थिति को और मजबूत करना चाहता था, तो वहीं आम जनता अपने लिए कुछ अधिकार चाहती थी। जब यह मीटिंग शुरू हुई तो इस मीटिंग में तीनों ही वर्गों को एक एक वोट देने का अधिकार दिया गया, अर्थात वो जितने वोट देते उनकी कुल वैल्यू 1 मानी जाती। परंतु आम जनता ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कुल जनसंख्या का अगर देखा जाए तो 95 से 96% आम जनता थी और सिर्फ 4% कुलीन और पादरी वर्ग था। लेकिन उनके वोट को 1 और 1 मिलाकर 2 माना गया, जबकि 95% को सिर्फ 1 का अधिकार दिया गया और वे 2 से 3% तक का अधिकार मांग रहे थे। इस मीटिंग में एक और फैसला हुआ कि द्वितीय वर्ग पर भी कर लगा दिया गया। इस प्रकार समाज के इन तीनों ही वर्गों में पूरी तरीके से एक बिखराव आ गया और एक दूसरे से इनकी नाराजगी और बढ़ गई। तृतीय वर्ग ने इस मीटिंग का बायकॉट कर टेनिस कोर्ट में अपनी एक अलग मीटिंग करनी शुरू कर दी और स्वयं को राष्ट्रीय सभा घोषित कर दिया। राजा ने भी किले में सैनिक और हथियार जमा कर लिए और जो मंत्री जनता की बात कर रहे थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब जनता को इस गिरफ्तारी का पता चला तो उन्होंने बास्टिल के किले पर 14 जुलाई 1789 को आक्रमण कर दिया और किले को पूरी तरीके से तहस नहस कर अपने नियंत्रण में ले लिया। राजा लुईस 16 देश छोड़कर बाहर भाग गया, परंतु जनता ने एक समझौते के तहत राजा को फिर से वापस बुलाया। जनता ने एक संविधान बनाया और कहा कि यह संविधान ही सर्वोच्च रहेगा, राजा का पद भी बना रहेगा और संविधान में चर्च का राष्ट्रीयकरण कर उसकी शक्तियों को समाप्त कर दिया गया। 1789 में हुए इस आंदोलन के प्रथम चरण का नेतृत्व मध्यम वर्ग ने किया, जबकि निम्न वर्ग ने भी इस आंदोलन को पूरा समर्थन दिया। परंतु
संविधान के निर्माण के बाद मध्यम वर्ग ने निम्न वर्ग को कोई बहुत अधिकार नहीं दिए और अपने अनुसार ही संविधान का निर्माण किया। संविधान में सामंतवाद को भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया गया, जिस कारण निम्न वर्ग की नाराजगी बढ़ गई और इसी नाराजगी ने अगले चरण के आंदोलन को जन्म दिया, जिसे निम्न वर्ग के द्वारा किया गया। निम्न वर्ग द्वारा किए गए इस आंदोलन में दो पार्टियां बन गई थी, एक जैकोबियन पार्टी थी और दूसरी विरोधी दल। जैकोबियन पार्टी को ज़्यादा समर्थन प्राप्त था। निम्न वर्ग द्वारा आंदोलन का एहसास होने पर राजा फिर से ऑस्ट्रिया भाग गया और उसकी सहायता करने के लिए आंदोलनकारियों पर एक आक्रमण करने का प्रयास भी किया गया। इस कारण जैकोबियन ग्रुप और भी ज़्यादा उग्र हो गया। राष्ट्रीय सभा को समाप्त कर दिया गया। वयस्क मतदान के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन हुआ। 2 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसमें जैकोबियन और विरोधी दल प्रमुख थे। नेशनल कन्वेंशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें राजतंत्र को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया और गणतंत्र की स्थापना की गई। राजा पर मुकदमा चलाकर उसे फांसी दे दी गई। इस आंदोलन के बाद नेशनल कन्वेंशन ने एक संविधान का निर्माण करने के लिए कार्यपालिका को उत्तरदायित्व दिया, जिसमें 5 सदस्य थे, जिन्हें निदेशक मंडल का नाम दिया गया। फ्रांस की जनता चाह रही थी कि फ्रांस में जो बदलाव आए हैं उसी तरीके से बदलाव दूसरे जगहों पर भी आए और दूसरे जो क्षेत्र हैं वहां पर आक्रमण किया जाए। इन्हीं निदेशक मंडलों में से एक था नेपोलियन, जिसने जनता की इस भावना को बड़ी अच्छी से पहचान लिया। नेपोलियन ने साम्राज्य विस्तार शुरू किया और वो जहां भी जाता वो कहता, मैं आपको फ्रांस की जनता की तरफ से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का तोहफा देने आया हूं। यहीं से लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी का एक जन्म हुआ, जिसे भारतीय संविधान में भी अपनाया गया है। भारतीय संविधान में भी समानता और बंधुता के सिद्धांत को काफ़ी ऊंचा स्थान दिया गया है। नेपोलियन ने कई क्षेत्रों पर आक्रमण किया और उन्हें अपने अधिकार में ले लिया, परंतु धीरे धीरे वह तानाशाह की प्रवृत्ति का बनता चला गया। वर्ष 1804 में नेपोलियन ने स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। उसने इटली, जर्मनी, लग्जमबर्ग जैसे कई क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह थी कि फ्रांस के अतिरिक्त यूरोप के अन्य देशों में अभी भी राजशाही चल रही थी और वे फ्रांस के विरुद्ध हो रहे थे। उनका मानना था कि फ्रांस की यह भावना उनके यहाँ भी विद्रोह को जन्म दे सकती है। इन सभी सेनाओं ने वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन को हरा दिया और नेपोलियन मारा गया युद्ध में। इस प्रकार फ्रांस में जो यह क्रांति चल रही थी, जो समानता और बंधुता के भावना पर लड़ी गई थी, लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विकास के आधार पर लड़ी गई थी, उनका दमन हो गया। हालांकि इस क्रांति को पूरी तरीके से असफल भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इस क्रांति ने यूरोप के अन्य देशों में भी जागृति फैलाई, जिसने आगे चलकर राजशाही को खत्म करने में बड़ी भूमिका अदा की। तो दोस्तों, उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और जितना हो सके उतना दूसरों तक पहुंचाइएगा। चाहे आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हों या मैकेनिकल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की, आपको इस चैनल पर सब कुछ मिलेगा। धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।